नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का छठा भाग। उपन्यास में अब तक आपने सुना कि जमींदार राय साहब के यहाँ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग की महफिल सजी थी। सभी एक दूसरे पर रोब जमाने के लिए अपनी तर्क शक्ति व वाक्पटुता का भरपूर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं में एक थी मिस मालती, जो पेशे से डॉक्टर थीं और बला की हाजिर जवाब। महफिल में उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की सब में होड़ सी लगी थी। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए गोदान का छठा भाग। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गियाँ, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा खुर्शीद, यह काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्ज़ा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आँखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार के समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल्लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठेके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहाँ से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब जवाब दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियाँ, रुपए सब बुरा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूतों की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूतों की दुकान थी। 400-500 रोज़ की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए।
मज़ा तो तब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आईं। हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा। कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की एक थैली। हुश, 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1000, कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश पूरी न हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के एक काले तिल पर समरकंद और बुखरा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे शूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अताओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपये निकले। मिर्जा ने मुँह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपये। लाहौल विला कुव्वत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपये तो वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी, उनके पास एक पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर, आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर खुद आजमा लेंगे। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलॉसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए, अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100-100 रुपये के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो, फिलॉसफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या चाह तुम्हारा? मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था। जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपनी अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है, बस वही। आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए। ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का।
अरे, तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती के ही हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी। देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाहुज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई। कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई। मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हॉल में विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तकल्लुफ़ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ न समझें और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपके राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थांधता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नज़रों में उठ गए। ओंकारनाथ कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ सेवा की है अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा दिखाई नहीं देता जिसके कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है।
4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ ले मिस मालती, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फ़र्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। मिस मालती ने देखा उनकी बातें कुछ कुछ असर करने लगी हैं, तो और भी गंभीर होकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने प्रशंसा का एक पेग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चय किया है कि कौंसिल में अब जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दोगुनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और हाथ कुछ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय के व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद हो ही नहीं सकता। जो महानुभाव एकता और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है
कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा। बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोंका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गरे मुर्दे ही न उखाड़ने लगे, नहीं यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, उपन्यास का छठा भाग यही समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।